नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नवम भाव जो है वो कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है। उस भाव के पीछे क्या क्या राज छिपे हैं हमारे जीवन के बारे में हम जान सकते हैं। नवम भाव से हम अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, नवम भाव जो है वो एक धर्म त्रिकोण भाव है, आपके भाग्य का भाव है। नवम भाव पिता का है, भगवान का है, धर्म का है, आपकी आस्था का है, आपके दायित्व का है। नवम भाव जैसे कि भाग्य का है तो पूर्व पुण्य का भी है। नवम भाव जो है वो हमारे जैसे कि धर्म का है और एक धर्म त्रिकोण है। और नवम भाव भाग्य को दर्शाता है। भाग्य जैसे हमारा भाग्य उदय कब होगा ये भी हम नवम भाव से पता कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके नवम भाव में कोई ग्रह है क्या, ये आप देखिए। अगर वो ग्रह है तो वो ग्रह किस स्थिति में बैठा है, कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में है, किस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा है, ये भी आपको देखना चाहिए। एक ग्रह बैठा है या एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर कोई ग्रह नहीं है तो नवम भाव में कौन सी राशि है वो आपको देखना है। उस राशि के जो स्वामी हैं वो नवम भाव के स्वामी ग्रह बन जाएंगे। तो नवम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनकी स्थिति कुंडली में कैसी है ये भी आपको देखना चाहिए। या नवम भाव में कौन सा नक्षत्र आ रहा है तो उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की स्थिति कुंडली में कैसी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अब हम जैसे कुछ उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके नवम भाव में तुला राशि है या अगर मान लीजिए वृषभ राशि है, तुला या वृषभ राशि है, तो इसका मतलब नवम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह बन गए। तो शुक्र ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है आपको देखना चाहिए। शुक्र ग्रह क्या केंद्र भाव में बैठे हैं, 1, 4, 7, 10 ये भाव केंद्र भाव होते हैं, ये भी अच्छे भाव माने जाते हैं। क्या शुक्र ग्रह धर्म त्रिकोण भाव में बैठे हैं, 1, 5 या 9, या क्या शुक्र ग्रह अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं या काम त्रिकोण में या मोक्ष त्रिकोण में। अगर मोक्ष त्रिकोण में है, खासकर अगर अष्टम भाव में या 12वें भाव में, तो जातक अगर आध्यात्म के पथ पे चलेगा तो जातक को बहुत अच्छे फल मिलेंगे आध्यात्म के पथ पे। या फिर अष्टम भाव से अगर शुक्र का संबंध है तो वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकता है। और 12वें भाव में अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो विदेश में जाके जातक उन्नति कर सकता है। तो आपको देखना चाहिए कि शुक्र ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं, अब नवम भाव के स्वामी बनकर कौन से भाव में बैठे हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको ये देखना है। और नवम भाव में कौन सा ग्रह है ये आपको देखना चाहिए। तो अगर मान लीजिए पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर शुक्र ग्रह एक काम त्रिकोण भाव में बैठे हैं, 11वें भाव में, 11 नंबर भाव में बैठे हैं, तो 11 नंबर भाव जो होता है वो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। हमारी कामनाओं का भी भाव होता है, कामनाओं का, अभिलाषाओं का भाव होता है। तो वहाँ पे अगर बैठ गए जैसे कि शुक्रदेव, तो ये दिखा सकते हैं कि शुक्र आपकी शादी के बाद जैसे कि आपको समृद्धि मिल सकती है, शादी के बाद आपका भाग्य उदय हो सकता है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हैं। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको ये देखना चाहिए कि नवम भाव, ये मैंने बोला कि नवम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, और अगर शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव अगर चले गए हैं 11वें भाव में, क्योंकि शुक्र जो है वो शादी और विवाह के कारक या विवाह के कारक माने जाते हैं, इसलिए। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको देखना है कि ये तो मैंने एक उदाहरण दिया कि कौन सी राशि है, वहाँ पे कौन सा नक्षत्र है। मान लीजिए अगर शुक्र वृषभ राशि में है तो मान लीजिए वृषभ राशि अगर जो नवम भाव जहाँ से शुरू हुई है वहाँ पे अगर वृषभ राशि है और वृषभ राशि कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, तो अगर मान लीजिए मृगशिरा नक्षत्र है तो नवम भाव मृगशिरा नक्षत्र से शुरू हो रहा है। तो मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है। तो कौन सा नक्षत्र आ रहा है वो भी देखिए, जहाँ से नवम भाव शुरू हो रही है। तो मृगशिरा नक्षत्र के मंगल देव की स्थिति कुंडली में कैसी है। क्या मंगल देव नवम भाव में ही बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि नक्षत्र स्वामी जो है वो खुद अपने ही
नवम भाव के जो नक्षत्र स्वामी वो अपने ही भाव में बैठ गए हैं, तो ये अच्छा हम मान सकते हैं। लेकिन हाँ, मंगल देव कौन से भावों के स्वामी हैं ये भी आपको देखना चाहिए। तो मंगल देव की राशियाँ हैं मेष और जैसे कि वृश्चिक, तो वो राशियाँ आपके कौन से भावों में पड़ रही है, तो मंगल देव कौन से भावों के स्वामी बनकर आपके नवम भाव में बैठे हैं ये भी आपको देखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों के बारे में जानने के बाद आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं अपने भाग्य के बारे में कि आपका भाग्य उदय कैसे होगा। और प्रिय दर्शकों, मृगशिरा नक्षत्र, ये मैंने एक उदाहरण दिया, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव। अगर मंगल देव मान लीजिए अष्टम भाव के स्वामी बनकर नवम भाव में बैठे हैं, तो जातक अगर ज्योतिष के क्षेत्र में जा रहा है या ज्योतिष के क्षेत्र में है या किसी भी ऑकल्ट फील्ड ऑफ नॉलेज से जातक का वास्ता है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विद्या है, या टैरो कार्ड रीडिंग है, या पामिस्ट्री है, किसी भी न्यूमरोलॉजी है, किसी भी ऑकल्ट फील्ड से अगर जातक का वास्ता है, जातक के काम काज का वास्ता है, तो जातक जीवन में उन्नति करेगा और जातक का भाग्य उदय होगा। अगर मंगल देव अष्टम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव से हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, इंजीनियरिंग को देखते हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, आपका प्रोफेशन अगर उससे जुड़ा है, अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर आप हैं तो भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप वकालती के फील्ड में हैं, लीगल प्रोफेशन में हैं, तो भी आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, इन सारे प्रोफेशंस को हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशन, सर्जरी के क्षेत्र में है तो आपको बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं अगर अष्टम भाव के स्वामी बनकर नवम भाव में मंगल देव बैठे हैं, तो आपको देखना चाहिए। और अगर मंगल देव एक तो हैं अष्टम भाव के स्वामी, और कौन से भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं, मान लीजिए मंगल देव तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अगर तीसरे भाव के स्वामी बनकर मंगल देव नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव के स्वामी बनकर भी बैठे हैं, तो तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन का होता है। आप किस तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, आपकी वाक शक्ति को प्रकट करने की जो क्षमता है, कम्युनिकेशन, वो हम देखते हैं तीसरे भाव से। तो कहीं ना कहीं आपकी वाक शक्ति से, आपके कम्युनिकेशन से आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि मंगल देव तीसरे भाव के स्वामी बनकर नवम भाव में बैठे हैं। अगर आप अच्छी तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे और जिस भी क्षेत्र में आप हैं, तो उससे आप उन्नति कर पाएंगे, क्योंकि तीसरे भाव से मंगल देव का संबंध है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो उससे हम छोटे भाई बहनों को भी देख सकते हैं, तो उनसे भी आपको लाभ मिल सकता है। उनके साथ उनके साथ अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो भी वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वैसे तो मंगल देव छोटे भाई के कारक होते ही हैं, तो इसके लिए छोटे भाई के साथ खासकर रिश्ता हमेशा अच्छा रखना चाहिए। छोटे जो भी आपसे उम्र में छोटे हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो सिबलिंग्स, जो यंगर सिबलिंग्स मतलब छोटे भाई बहनों का होता है, तो वो आपको देखना चाहिए। अगर आपकी छोटी बहन भी है तो छोटी बहन के जो पति होंगे, आपके जो बहनों ही होंगे, वो उनको भी हम मंगल से देख सकते हैं। तो मतलब सबके साथ रिश्ता अच्छा रखना है। और भृगुनंदी नाड़ी में हम जैसे मंगल देव पति के भी कारक माने जाते हैं, तो इसका मतलब आपके पति की वजह से भी आपका भाग्य उदय हो सकता है। मतलब एक स्त्री जातक की कुंडली में मंगल देव को हम पति के कारक मानते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, तो पति के कारण उन्नति, तो ऐसा हो सकता है और भाग्य उदय हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको देखना चाहिए, मैंने एक उदाहरण दिया है तो इस तरह से। और जैसे कि आपने देखा कि वृषभ राशि आ रही है वहाँ पे नवम भाव में, और वृषभ राशि और नक्षत्र कौन सा आ रहा है नवम भाव की शुरुआत में ही, जिससे जहाँ से नवम भाव शुरू हो रही है, तो वहाँ अगर मृगशिरा नक्षत्र है तो मृगशिरा नक्षत्र क्या है, उस नक्षत्र की ऊर्जा क्या है, उस नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव की स्थिति आपने जान ली है। और वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह है वो शुक्रदेव है। शुक्रदेव की भी आपने स्थिति जान ली है कि शुक्रदेव 11वें भाव में बैठे हैं। आप देखिए कौन सी राशि में बैठे हैं, अगर किन ग्रहों के साथ युति है,
तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता कर पाएंगे, आपके भाग्य के बारे में। अब आपको देखना है प्रिय दर्शकों कि आपके जो नवम भाव में कौन सा कोई ग्रह बैठा है कि नहीं। तो मान लीजिए अगर मंगल ग्रह बैठा है तो इसका मतलब मंगल ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके भाग्य उदय के लिए। आप लीगल प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं, आप कोई जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि तर्क शक्ति, खासकर अगर मंगल और बुध में युति है। आप खेल कूद के क्षेत्र में हो सकते हैं। अगर मंगल बुध है तो बुध की भी स्थिति अच्छी है, तो फिर आप कोई जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आप लेखक हो सकते हैं, आप संवाददाता हो सकते हैं, आप खेल कूद के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। मंगल और बुध से हम ज्योतिष विद्या को भी देखते हैं, क्योंकि मंगल का जो संबंध जो है वो कालपुरुष के अष्टम भाव से होता है। अष्टम भाव में मंगल की राशि वृश्चिक राशि आती है, तो मंगल देव ज्योतिष विद्या के साथ जुड़े हैं, हर तरह के ऑकल्ट फील्ड ऑफ नॉलेज के साथ जुड़े हैं, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। तो इन सब क्षेत्रों से, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर मंगल बुध है तो भी तो आपको लाभ मिलेगा। तो आपके पास ज़मीन, क्योंकि मंगल बुध दोनों ही, बुध भी जैसे कि ज़मीन के कारक माने जाते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, और मंगल देव खासकर स्कूल का जो मैदान होता है ये सब बुध के अंतर्गत आता है। और मंगल देव से हम कोई भी ज़मीन देखते हैं, ज़मीन के कारक माने जाते हैं। तो अब नवम भाव में मंगल और बुध है तो आपके पास ज़मीन तो ज़रूर होगी, या तो ज़मीन होगी या उस ज़मीन पे आपका अपना मकान या फ्लैट ज़रूर होगा, ऐसा तो होगा, क्योंकि मतलब आपकी अपनी जगह होगी, चाहे वो आपकी ज़मीन हो, चाहे वहाँ उस ज़मीन के ऊपर आपका कोई घर हो, इमारत हो, बंगलो हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा ज़रूर। अगर बुध और मंगल की स्थिति लगभग ठीक है तो ऐसा ज़रूर होगा, आपके भाग्य में वो है। तो मैं अभी आपको एक उदाहरण के तौर पे मंगल और बुध का मैंने उदाहरण दिया है, ये समझाने के लिए कि किस तरह से आप देखेंगे कि मंगल और बुध से हम जिन भी चीज़ों को देखते हैं वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही आंतरिक रूप से आपके जीवन से जुड़े होंगे। अब बुध से हम सब्जियों को देखते हैं, हरी सब्जियों को, मंगल से हम मसाले को देखते हैं, मिर्च मसाला ये सब। तो आपको जैसे कि हरी सब्जियां पसंद हो सकती हैं, सब्जियों को बहुत ही जैसे कि एक मिर्च मसाले के साथ बनाना, तीखा खाना पसंद हो सकता है, क्योंकि मंगल और बुध एक साथ है, ऐसा हो सकता है। जैसे कि पकौड़े जिन्हें हम तलते हैं और उनमें बहुत तरह तरह के मसाले पड़ते हैं, तो ऐसा हो सकता है आपको पकौड़े पसंद हो सकते हैं, जो बहुत ही चटपटा वैसा मसालेदार खाना, क्योंकि मंगल और बुध है। तो ऐसे आपको देखना चाहिए कौन सा ग्रह आपके नवम भाव में है, तो उस ग्रह के साथ कहीं ना कहीं बहुत एक गहरा ताल्लुक़। मंगल से हम टमाटर को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं टमाटर आपके भाग्य में, मतलब अब नवम भाव भाग्य का है ना, तो आपके भाग्य में वो आ गया है। आप चाहें ना चाहें, आपको टमाटर ऐसा हो सकता है कि हर रोज़ टमाटर आपको मतलब कहीं ना कहीं से आपको मिल जाए, मतलब या खाने में आपको खाना ही पड़े, ऐसा भी हो सकता है, या टोमेटो केचप, कुछ भी हो सकता है। तो ये मतलब एक उदाहरण मैंने दिया। टमाटर आपको पसंद होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपके भाग्य में अब मंगल है और बुध है, तो बुध से हम हरी सब्जियों को देख सकते हैं। और फिर हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, जैसे मंगल बुध है ना, तो आपकी वाणी, बुध से हम वाणी को देखते हैं, मंगल से हम देखते हैं कि एक एग्रेशन को, एक जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा मंगल से देखते हैं। तो जब आप बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे ना, तो बहुत ही जैसे ऊर्जा के साथ ऊर्जावान आप होंगे। एक आप अगर वक्ता होंगे तो ऊर्जावान वक्ता होंगे, मतलब आप जब बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, आपकी बात में वो असर होगा कि लोगों को सुनने का मन करेगा, वो एक अलग बात होगी, क्योंकि मंगल है ना, वो ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। तो अब और बुध है वाक शक्ति, तो अब दोनों का मेल हो गया, बुध की स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर जीवन की शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि दोनों में अगर युति बहुत ही प्रबल है, तो परिपक्वता प्रिय दर्शकों उम्र के साथ साथ ही आती है। तो बचपन में, नादानी में, या लड़कपन में, या जैसे जब स्कूल में है, कॉलेज में है, या नई नई नौकरी लगी है, तो लोगों के साथ विवाद
में पड़ जाना, लोगों के साथ मतभेद की स्थिति पैदा होना, तर्क में शामिल हो जाना, अपनी बात को रखने के लिए बहुत ज़्यादा कभी कभी एग्रेसिव हो जाना और अपनी बातों से दूसरों को चोट पहुंचाना, ऐसा हो सकता है जब तक परिपक्वता जातक में नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जैसे ही उम्र के साथ साथ खासकर 35 साल या 30-35 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे जातक, अगर मंगल बुध की स्थिति लगभग ठीक है और मंगल और बुध से हम जिन भी रिश्तेदारों को देखते हैं उनके साथ भी अगर संबंध जातक ने ठीक रखा है तो फिर मंगल बुध परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे, अच्छे फल देंगे। छोटे भाई के साथ मंगल से भृगुनंदी नाड़ी में पति को भी देखते हैं, बुध से छोटी बहन को देखते हैं, बुध से हम मामा को भी देख सकते हैं, बुध से हम माँ की छोटी बहन मौसी को भी देख सकते हैं, माँ के जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी बुध से देख सकते हैं, और बुध से हम देख सकते हैं बेटी को, बहन को, इन सारे रिश्तों को भी हम देख सकते हैं। तो अगर उनके साथ हमने रिश्ता अच्छा रखा है तो ज़रूर, और बुध से हम दोस्तों को भी, भृगुनंदी नाड़ी में दोस्तों को भी देखते हैं, दोस्तों को भी हम बुध से देख सकते हैं, आस पड़ोस के लोगों को, दोस्तों को, उनको भी हम बुध से देख सकते हैं। मंगल से भी देखते हैं हम, जैसे मंगल से हम देख सकते हैं रिश्तेदार में जिसके साथ जो भाई समान है, एक्चुअली उनको हम मंगल से देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, तो मैं आपको यही बोलना चाहती थी कि अगर आपने इन सब लोगों के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखा तब ज़रूर क्या होगा कि आपको अच्छे फल तो मिलेंगे। आप एक बहुत सफल ज्योतिषी हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, आप लीगल प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो ग्रहों को हमें शुभ रखना है, ग्रहों को अशुभ नहीं करना है। भृगुनंदी नाड़ी में हम छोटे बच्चों को भी बुध से देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। तो छोटे बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए उनकी मदद कर देना। अब ऐसे ग्रह जो आपके भाग्य के भाव में आके बैठ गए हैं तो अनाथ आश्रम में कुछ दान देना, ऐसा करेंगे ना, आपका भाग्य उदय होगा। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप ऐसा करेंगे। आपकी सोच अगर ऐसी होगी, अगर आप में ये प्रवृत्ति होगी दान करने की, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ज़रूर अच्छा होगा। और प्रिय दर्शकों, हम क्या कह सकते हैं, अब मंगल और बुध के बारे में मैंने बोला, ठीक है। तो आप देखिएगा कौन सा ग्रह आपके बैठा है। अब मंगल और बुध से, जैसे कि मैंने कहा, मैदान को भी देख सकते हैं, खाली ज़मीन को देख सकते हैं, या खेल के मैदान को देख सकते हैं। और बुध है बच्चे और मंगल है खेल कूद से, ये भी हम खेल कूद को देखते हैं मंगल से। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मंगल बुध आपके नवम भाव में है तो आपके घर के सामने कोई ऐसी ज़मीन हो, कोई ऐसा प्लेग्राउंड हो जहाँ पे बच्चे खेलते हों, कि बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई भी खेल कूद कर रहे हैं, क्योंकि मंगल बुध अब आपके नवम भाव में आ गए हैं, ठीक है। आप कबूतरों को बहुत अपने आसपास पाएंगे, ये ज़रूर होगा, क्योंकि कबूतरों को, फिर तोतों को, पैरट्स, पिजन्स, तो कबूतरों को हम, या तोते को भी देखते हैं बुध से। तो या तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं तोता, आप कहीं गए होंगे, वहाँ आपको कोई तोता मिल गया होगा, या आप कोई पालते होंगे अपने घर में, या कबूतर तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। कबूतर, अगर आप ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ की कबूतर मिलते हैं, तब ज़रूर आपके आसपास बहुत सारे कबूतर होंगे। और मंगल है और बुध है, बुध से कबूतर को देखते हैं, मंगल मतलब झगड़ा। तो आप हमेशा ऐसा भी देख सकते हैं कि कबूतरों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो कबूतर आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य आपको शायद हर रोज़ देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि आपके भाग्य में अब आ गए हैं मंगल और बुध। तो ऐसा होता है, मतलब कभी कभी लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब, लेकिन फिर अगर हम अपनी कुंडली देखेंगे तब हमें सब पता चल जाता है कि कुंडली में तो ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कुंडली में पहले से ही वो मौजूद है, क्योंकि वो ग्रह पहले से ही मौजूद है, इसलिए हमें आसपास के वातावरण में ये सब दिख रहा है, ठीक है प्रिय दर्शकों। मंगल बुध के साथ है। बुध जैसे कि दो चीज़ों को भी दिखा सकता है, खासकर अगर बुध मिथुन राशि में है, या बुध जो है वो दो चीज़ों को दिखा सकता है, क्योंकि बुध की द्विस्वभाव राशि है। बुध की दोनों राशियाँ जो है, मिथुन और कन्या, नहीं, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, कन्या राशि नहीं है द्विस्वभाव। हाँ, बुध की राशि द्विस्वभाव राशि है, मिथुन और कन्या, डुअल साइंस। हाँ, 3, 6, 9, 12।
दोनों राशियाँ ही द्विस्वभाव राशियाँ हैं बुध की। तो बुध की तो इसलिए दो चीज़ों को, डुअलिटी, दो चीज़ों को हम बुध से हमेशा देखते हैं, दो चीज़ों को। और बुध वैसे भी एक से ज़्यादा चीज़ों, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मल्टीप्लिसिटी जिसे कहते हैं, वो भी बुध दर्शाता है। तो अब मंगल पति के कारक है ना भृगुनंदी नाड़ी में। अब बुध मंगल के साथ अगर दोनों में बहुत प्रबल युति है तो ऐसा हो सकता है कि जातिका की कुंडली में अगर मंगल है तो जातिका के दो हस्बैंड हो सकते हैं। अब दो हस्बैंड कैसे होंगे, मतलब जातिका की दो शादी हुई होगी, पहली शादी हुई होगी और पहली शादी सफल नहीं हुई थी, फिर वो शादी टूट गई, फिर दूसरी शादी हो गई और दूसरी बार शादी हो गई तो फिर दूसरी बार जातिका को जीवन साथी मिल गए, क्योंकि मंगल पति के कारक है और बुध के साथ है। मतलब दो पति, एक पति मतलब शादी टूट जाना, फिर दूसरे पति का जीवन में आना, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मंगल पति के कारक है और बुध जो ग्रह है ना वो नपुंसकता के भी कारक है। अब मंगल और बुध एक साथ बैठ गए हैं आपके भाग्य में, ठीक है। अगर जातिका की कुंडली है तो जातिका की कुंडली में आपको राशि भी देखना चाहिए, कौन सी राशि में है। राशि भी अगर बुध की है तब तो हो गया, मतलब क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो नपुंसकता को दर्शाता है, ठीक है। जातिका के पति ने अगर बुध को अलग तरीके से उसकी बुध की ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया है, फाइनेंस के सेक्टर में चले गए हैं, बहुत बिजनेस, गणित, इन सब चीज़ों में अगर हैं, व्यवसाय कर रहे हैं सफल तरीके से, तो हाँ, तो फिर स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है, क्योंकि बुध की ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया ना। अगर बुध के साथ है, बुध से भी हम देखते हैं रीजनिंग पावर, तर्क शक्ति को भी हम बुध से भी देखते हैं। तो अगर जातक के पति कोई वकील हैं तो तर्क शक्ति, तो ठीक है, तो बुध की ऊर्जा का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया, वरना ज़्यादा प्रॉब्लम, ये जो नपुंसकता की समस्या हो सकती है, ठीक है, शारीरिक समस्या जातिका के पति को हो सकती है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से मतलब मंगल और बुध अगर है, लेकिन जातक के पति जो है वो बुध मेधा को भी दर्शाता है। तो जातिका के पति जो है वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत ज़रूर होंगे, अगर बुध की स्थिति अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही मेधावी होंगे। लेकिन नपुंसकता का जो ये है समस्या, नपुंसकता की जो ये प्रॉब्लम या समस्या है, ये भी हो सकती है। या नपुंसक अगर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई शारीरिक तकलीफ़ जो एक रिश्ते को रखने में शादी के बाद तकलीफ़ ज़रूर हो सकती है। अगर बुध बहुत शक्तिशाली है और मंगल बुध एक साथ बैठे हैं जातिका की कुंडली में, तो ऐसा होता है, मतलब उसके भाग्य में ही ऐसा है, तो मतलब ऐसा ज़रूर हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर एक जातिका की कुंडली में मंगल और बुध में युति है तो भृगुनंदी नाड़ी में आपको पता है कि मंगल से हम पति को देखते हैं और बुध से हम छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं, या ऐसे लोग जिनकी उम्र कम है उन लोगों को हम बुध से देखते हैं। तो अगर जातिका के पति की उम्र जातिका से कम है तो फिर बुध की ऊर्जा का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि मंगल बुध के साथ है और मंगल पति है, पति के कारक है, और बुध से हम छोटे बच्चों को या कम उम्र के लोगों को देखते हैं। तो अगर जातिका से जातिका के पति की उम्र कम है, मतलब मान लीजिए अगर 5 साल का फ़र्क है, 4 साल का, मतलब उम्र में अगर फ़र्क है, तो भी क्या होगा कि कुछ हद तक जो स्थिति है वो बेहतर हो सकती है, क्योंकि बुध की ऊर्जा का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि जातिका के पति उम्र में छोटे हैं। तो फिर ये जो शारीरिक समस्या या नपुंसकता की समस्या, ये कहीं ना कहीं कम हो सकती है। देखिएगा कौन सा ग्रह बैठा है नवम भाव में, आप देखिएगा, आप चौंक जाएंगे कि मतलब ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी कि मतलब वो ग्रह जैसे कि नवम भाव में बैठकर जैसे कि खुद आपके साथ बात कर रहा हो, क्योंकि ग्रह जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को दर्शाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को, बहुत सारे रिश्तों को दर्शाते हैं। तो वो सारे रिश्तों को बुध से हम छोटे भाई बहन को भी, बुध से हम छोटी बहन को देखते हैं,
मंगल, अब मंगल और बुध एक साथ बैठ गए, मंगल से हम झगड़े को देखते हैं, लड़ाई, तो छोटी बहन के साथ लड़ाई होना ये भी भाग्य में हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जातक या जातिका अपनी छोटी बहन से प्रेम नहीं करते हैं, शायद प्रेम करते होंगे, अपनी छोटी बहन के साथ लगाव होगा, लेकिन झगड़ा भी होगा, क्योंकि मंगल झगड़े के कारक होते हैं, लड़ाई झगड़े के, और बुध छोटी बहन के साथ लड़ाई, मामा के साथ मतभेद की स्थिति कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा देखिएगा आप, मतलब मंगल बुध है तो इस तरह के फल। अब बाकी के जो ग्रह हैं वो भी अगर नवम भाव, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या हो सकता है। अभी मान लीजिए अगर नवम भाव में कोई और ग्रह है तो फिर क्या होगा। अगर सूर्य है तो पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध हो सकता है, पिता का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। सूर्य अच्छी अवस्था में है तो पिता के जीवन में समृद्धि, कामयाबी, सूर्य की स्थिति अगर अच्छी है, ऐसा ज़रूर हो सकता है। पिता का बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में, पिता का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। सूर्य चंद्रमा है तो माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए ज़रूर। तो सूर्य है तो भी ज़रूर आपके भाग्य में ऐसा, सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आप अपने अस्तित्व को, अपने आइडेंटिटी को, पहचान को भी समाज में प्रतिष्ठित कर पाएंगे, अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएंगे अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है नवम भाव में। ये भी हम देखते हैं, क्योंकि सूर्य से हम हमारी पर्सनैलिटी, अस्तित्व को भी देखते हैं, हमारी आइडेंटिटी, पहचान को भी सूर्य से देखते हैं। ऐसे आप देखिएगा। अगर चंद्रमा है तो फिर माँ का बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में, माँ का जो बहुत बड़ा प्रभाव, माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए अगर चंद्रमा है। तो इस तरह आप देखिएगा कौन सा ग्रह बैठा है, ठीक है। तो आप में कोई ना कोई कलात्मक शक्ति हो सकती है, अगर चंद्रमा, उस कलात्मक शक्ति से आपका भाग्य उदय हो सकता है अगर चंद्रमा बैठे हैं, ठीक है। ऐसे आप देखिएगा। फिर आपके भाग्य में छोटी यात्रा करना लिखा हो सकता है, चंद्रमा से हम यात्रा भी देखते हैं। अगर मान लीजिए नवम भाव में मंगल और बुध भी, जैसे कि मंगल और बुध भी तीसरे भाव से उनका संबंध है, तो आपके जीवन में छोटी यात्राएं हो सकती है। अगर मंगल बुध बैठे हैं तो भी हो सकती है। और मान लीजिए अगर वहाँ पे चंद्रमा मैंने बोला है, मन में अस्थिरता हो सकती है अगर चंद्रमा है, ठीक है, चंचलता। अच्छा, फिर वैसे आप देखते जाइए कौन सा ग्रह है, ठीक है ना। शुक्र है, नवम भाव में शुक्र बैठ गए तो शादी के बाद आपका भाग्य उदय हो सकता है। शुक्र की स्थिति अगर लगभग अच्छी है तो शादी के बाद, विवाह के बाद भाग्य उदय हो जाना, ऐसा हो सकता है ज़रूर। आपके जीवन में आपकी, अगर खासकर पुरुष जातक की कुंडली है तो आपकी पत्नी की मौजूदगी आपके जीवन में हमेशा होगी। पत्नी का बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में, क्योंकि नवम भाव, आपके भाग्य में ही पत्नी का सुख लिखा है। भाग्य में क्या लिखा है? पत्नी का सुख, क्योंकि पत्नी मतलब शुक्र की स्थिति अगर लगभग ठीक है ना नवम भाव में, तो भाग्य में पत्नी का सुख आपका लिखा है, क्योंकि शुक्र आपके नवम भाव, भाग्य के भाव में बैठ गया है। ऐसा है, या पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य उदय हो गया। अगर आप एक स्त्री जाति का है, मतलब आप अगर स्त्री जातक है तो भी अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो शादी के बाद भाग्य उदय, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखिए कौन सा, अगर राहु है तो राहु से हम जिन भी चीज़ों को देखते हैं, राहु की ऊर्जा का अगर आपने सही इस्तेमाल किया है तो आपका भाग्य उदय होगा। वरना राहु का अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो फिर भाग्यहीनता हो जाएगी। अगर कोई नशे की लत लग गई है तो ये तो गलत है। लेकिन राहु से हम टेलीविज़न को देखते हैं, सिनेमा को देखते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी हम राहु से देख सकते हैं। जो मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं। स्पेशली जो टेक्नोलॉजी होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो फंक्शन करते हैं ना, उनके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हम राहु से देखते हैं। क्योंकि राहु जो है ना, वो नज़र नहीं आता है, वो राहु एक रहस्यमयी ग्रह है। तो जो हमारे मोबाइल फ़ोन के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसको हम राहु से देख सकते हैं। और टेलीविज़न, सिनेमा, ये सब राहु से, इंटरनेट सब राहु से देखते हैं। तो राहु की स्थिति अच्छी है लगभग नवम भाव में, तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा।
अगर राहु है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट से आप बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे। इंटरनेट, डेटा, इंटरनेट, मतलब आपको इंटरनेट के बिना, इंटरनेट को एक्सेस किए बिना आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य में ही राहु है। तो इस तरह से अगर आप यूज़ कर रहे हैं राहु की ऊर्जा को, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए, कामकाज के लिए, जानकारी के लिए, तब अच्छी बात है। वरना राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ गया, नशे की लत लग गई, तब बुरी बात है। राहु से भी हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, अभी मैंने बोला, क्योंकि अष्टम भाव से राहु का संबंध होता है। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ऑकल्ट फील्ड में हैं, बहुत अच्छी बात है। राहु का अष्टम भाव से संबंध है, तो अगर आप किसी न किसी रहस्यमय विद्या से जुड़े हैं, ज्योतिष की विद्या, टैरो कार्ड रीडिंग, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, तो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छे फल, बहुत अच्छे फल मिलेंगे, आपका भाग्य उदय होगा। तो किस तरह से आप राहु की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको देखना है। अगर गलत करेंगे तो फिर बाधा, भाग्य उदय होने में विलंब की स्थिति, बाधाएं आएंगी। अगर सही इस्तेमाल कर रहे हैं राहु का, तो राहु क्या करते हैं, वृद्धि करा देंगे। ठीक है, तो आपका भाग्य जो है उदय तो होगा ही, और आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु वृद्धि भी करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अब देखिए, केतु अगर है नवम भाव में, तो केतु की ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए। केतु भी अष्टम भाव से जुड़े हैं, ज्योतिष की विद्या और ऑकल्ट फील्ड ऑफ जितने भी नॉलेज हैं, ऑकल्ट फील्ड्स हैं जितने भी नॉलेज के, ऑकल्ट फील्ड्स ऑफ नॉलेज जितने हैं, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, केतु भी इनसे जुड़े हैं, केतु इनसे जुड़े हैं। ठीक है, केतु पूजा पाठ से जुड़े हैं, केतु धर्म से जुड़े हैं, तो धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होना या पूजा पाठ में मन लगना, तो इससे भी आपका भाग्य उदय होगा। आप केतु है तो फिर किसी भी, जैसे कि आप धार्मिक हो सकते हैं, आप आध्यात्म के पथ पे चल सकते हैं। अब गुरु है तो गुरु का आशीर्वाद आपको मिल सकता है ज़रूर। गुरु अगर नवम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति देव, तो गुरु का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करना चाहिए। गुरु भी वृद्धि कराते हैं, तो गुरु के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, जल्दी उदय हो जाएगा। भाग्य उदय कम उम्र से ही हो सकता है, और फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा गुरु नवम भाव, मतलब आपके भाग्य, आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना सकते हैं गुरुदेव, गुरु ग्रह। तो आपके जो गुरु है, जो बुज़ुर्ग है, उनका सम्मान करना, या गुरु से हम शिक्षक की जो प्रोफेशन है, शिक्षक का जो प्रोफेशन, वो हम गुरु से देखते हैं, टीचिंग प्रोफेशन, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। सलाहकार हो सकते हैं आप, केतु भी है तो भी आप सलाहकार हो सकते हैं, गुरु है तो भी सलाहकार हो सकते हैं। अगर आप शुक्र है तो भी आप बहुत अच्छे एडवाइज़र, सलाहकार, कंसल्टेंट, ये सब हम शुक्र, गुरु, केतु से भी ये सब हम देखते हैं। तो आप आप ग्रहों का ऊर्जा देखिएगा, इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अगर गुरु है तो टीचिंग के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में ज़रूर, क्योंकि नवम भाव में गुरु बैठ गए ना, इसलिए। तो देखिएगा कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह छूट गया, मैं सोच रही हूँ। बाकी सारे ग्रह, मतलब सूर्य मैंने बोला, चंद्रमा बोला, मंगल के बारे में बोला है, बुध के बारे में बोला है, शुक्र के बारे में बोला, गुरु के बारे में अभी भी बोला है मैंने, राहु केतु के बारे में, शनि के बारे में। शनि ग्रह अगर आपके नवम भाव में बैठे हैं तो आपके जो भाग्य उदय होने में थोड़ी सी विलंब की स्थिति हो सकती है, क्योंकि शनि देव विलंब पैदा कर देते हैं ना। राहु केतु भी बाधा सृष्टि कर सकते हैं, बाधा। ठीक है, तो क्या करना है फिर, राहु केतु की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। अगर शनि देव बैठे हैं तो शनि देव चाहते हैं कि आप अनुशासित हो जाएं, कर्मठ हो जाएं, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। शनि देव की स्थिति लगभग ठीक है, अच्छी है, तो आपको कर्म के द्वारा आपका भाग्य उदय ज़रूर होगा। तो जैसी भी हो शनिदेव की स्थिति, आप अपने कर्मों को सुधारिए, अच्छे कर्म, कोई भी गलत काम में लिप्त नहीं होना है, वरना भाग्य उदय नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनिदेव खुद आपके भाग्य के भाव में बैठ गए हैं। आपका जो भी प्रोफेशन है, प्रोफेशन से आप उन्नति कर पाएंगे, जो भी आपका कामकाज है उससे आप उन्नति कर पाएंगे, उससे आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि शनिदेव प्रोफेशन के कारक होते हैं। तो भाग्य का जो चाबी है ना, भाग्य का जो ताला है, उसकी चाबी किसके हाथ में है, आपके प्रोफेशन के हाथ में, क्योंकि शनिदेव वहाँ बैठ गए हैं भाग्य के भाव में। तो प्रोफेशन से ही आपका भाग्य उदय होगा, आपका काम काज से। तो आपको अनुशासित होके, परिश्रमी होके काम
पुरुषार्थ में यकीन रखना चाहिए। तो आपको शनिदेव बैठे हैं, थोड़ी सी विलम्ब हो सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन 35 साल के बाद वैसे भी शनिदेव अच्छे फल ज़रूर देते हैं। 35 साल की उम्र के बाद ज़रूर, 35 साल 33-35 के बाद से अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं। आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, ऐसा आप देखिएगा। शनिदेव से भी हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं। शनिदेव का भी अष्टम भाव के नैसर्गिक कारक होते हैं ना शनिदेव। शनिदेव से भी हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, मशीनरी को देखते हैं। और जैसे कि 12वें भाव से भी शनिदेव का संबंध है, विदेश को भी देख सकते हैं। तो विदेश से भी आपको लाभ मिल सकता है अगर नवम भाव में शनिदेव है, तो आप वैसे देखिएगा, ठीक है। तो शनिदेव भी आध्यात्म से जुड़े हैं क्योंकि 12वें भाव के नैसर्गिक कारक शनिदेव हैं। तो आपको दान देना चाहिए, शनिदेव दान से जुड़े होते हैं। केतु अगर नवम भाव में है, शनि नवम भाव में है, तो आपको दान हमेशा याद रखना चाहिए कि दान गुरु, बृहस्पति भी है नवम, क्योंकि बृहस्पति भी 12वें भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं, वहाँ पे मीन राशि होती है। जितना आप दान देंगे ना उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर गुरु है, केतु है या शनि है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दान देना चाहिए आपको, तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। राहु बैठ के हैं नवम भाव में, राहु भी बाधा की सृष्टि कर सकते हैं ना, अगर आपने राहु की ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आप रहस्यमय विद्या की ओर नहीं गए हैं, अगर टेक्नोलॉजी की ओर भी नहीं गए हैं और राहु का प्रभाव पड़ रहा है, राहु खुद बैठे हैं नवम भाव में, या अगर राहु की दृष्टि दशम भाव से भी पड़ रही है ना, 50%, जो भृगुनंदी नाड़ी में हम मानते हैं ना कि राहु अगर दशम भाव में है तो वहाँ से 50% दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, दृष्टि उपस्थिति भी रहती है 50%। तो राहु की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अगर आप, राहु नवम भाव में है, तो फिर राहु से हम पक्षियों को भी देख सकते हैं। तो पक्षियों को, कबूतरों को, कौओं को, उनको दाना डालना, जानवरों के प्रति दया की भावना, ये आप रखेंगे ना, तो शनि राहु केतु, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं रास्ते में, जो हमें देखते हैं ना, जो स्ट्रीट डॉग्स हमें मिलते हैं रास्ते में, गली में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको भी कुछ बिस्किट देना, खाना खिलाना, मतलब इनसे शनि राहु केतु सब अच्छे फल देंगे। जानवरों के प्रति दया की भावना, और इसलिए जितना हो सके शाकाहारी भोजन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। शाकाहारी भोजन, आप गाय का दूध पीजिए, इसमें कोई गाय का दूध आप पी सकते हैं, मतलब जो लोग दूध पी सकते हैं, दूध हजम कर पाते हैं जो लोग, तो अच्छी बात है, लेकिन जितना हो सके शाकाहारी भोजन ये करने से क्या होता है आप देखिएगा। शनि राहु केतु ये तीनों ग्रह आपको परेशान तो बिल्कुल नहीं करेंगे और अच्छे फल देंगे। और ख़ासकर अगर नवम भाव से इनका संबंध है, या वो नवम भाव में बैठे हैं, या उन नवम भाव पे अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है, प्रबल दृष्टि, तब बिल्कुल आप जैसे मांसाहारी भोजन से परहेज़ आपको करना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए। तो आपका भाग्य उदय जल्द होगा, और भाग्य उदय में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और आप भाग्यशाली होंगे जीवन में। कोई रुकावटें, कोई बाधाएं नहीं आएंगी, आएंगी भी ना तो आप उनको पार कर जाएंगे, क्योंकि राहु शनि राहु केतु ये तीनों ग्रह फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, देखिएगा आपके नवम भाव में कौन सा ग्रह है, वो ग्रह किस तरह से बैठा है, किस राशि में, किस नक्षत्र में, उस ग्रह के साथ किसी और ग्रह की युति है क्या। अगर सूर्य, शुक्र और राहु बैठे हैं ना, तीनों ग्रह, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग से बहुत लाभ मिल सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी मतलब आप अपने आप को रिकॉर्ड करके अगर आप कहीं पे अपलोड कर रहे हैं, जो कि आजकल बहुत लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे कर रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, फेसबुक पे, तो अगर आप जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को हम शुक्र और राहु से देखते हैं। और सूर्य शुक्र राहु तीनों एक साथ बैठ गए ना नवम भाव में, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप कुछ भी, जैसे कि कोई आपके पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी जानकारी है, उसे आप शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे आपका आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके समृद्धि में वृद्धि होगी, आप भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि सूर्य, शुक्र और राहु तीनों ही नवम भाव में बैठे हैं। तो ऐसे आपको देखना चाहिए कौन से ग्रह बैठे हैं, कैसे युति बनाकर बैठे हैं, ठीक है।
तो आप बहुत सारी बातों को जान पाएंगे कि आपके भाग्य उदय मतलब भाग्य उदय किस तरह से हो सकता है। तो वो चाबी जो है वो कौन से ग्रह के पास है और किस तरह से हमें पता लग सकता है कि हम क्या करें ताकि हम भाग्यशाली हो जाए। सब कोई चाहते हैं कि भाग्य उदय हो, हम भाग्यशाली हो जाए, ये सब चाहते हैं। हमें समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले, ये सब चाहते हैं। तो भाग्यशाली होना, भाग्य उदय होना ये तभी संभव है अगर जिन ग्रहों का संबंध नवम भाव से है उन ग्रहों को हम अच्छी तरह समझ लें, उनकी ऊर्जा को समझ लें और हम उनकी ऊर्जा का सकारात्मक रूप से अगर प्रयोग करें अपने जीवन में, तो फिर हमारा भाग्य उदय ज़रूर होगा और कोई नहीं उसे रोक पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इसी शुभकामना के साथ कि आपका भी ज़रूर भाग्य उदय होगा, तो आप नवम भाव में जो ग्रह है या जिन ग्रहों का संबंध है उसका इस्तेमाल, उन ग्रहों की ऊर्जा का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से अपने जीवन में करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।